Hello, students of BC Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today we'll discuss about the medicinal plants in this lecture. Before also we have discussed about some other medicinal plants. Today we'll discuss about the Vidhania somnifera and Papaver somnifera. तो जो विधानिया सोमनिफेरा है इसे एक जनरल लेमन के लैंग्वेज में अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा के नाम से बहुत फेमस है और ये फैमिली सोलानेसी को बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इसको अस्कंद भी कहते हैं हिंदी के अंदर। और इसकी जो उत्पत्ति का स्थल है या ओरिजिन है वो भारतीय मूल की औषधि पादप है। ये शुष्क ड्राई एरियाज में मिलता है, जैसे कि बलूचिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान में ये बहुत अधिक पाया जाता है। ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाया जाता है और राजस्थान में ये जंगली रूप में बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। नागौर, बाड़मेर आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। इसको अस्कंद नागौरी के नाम से भी व्यावसायिक किस्म, इसकी जो कमर्शियल यूज में जो आता है ये उसको अस्कंद नागौरी कहा जाता है। अब अगर हम बॉटनिकल कैरेक्टर्स इसका देखें तो अस्कंद का जो प्लांट होता है वो ब्रांच होता है और इसमें कांटे भी पाए जाते हैं और इसमें जो है ये 1.5 मीटर तक का लंबा होता है और इसमें जो 5 होते पत्तियां जो होती हैं वो अंडाकार होती हैं और तिकोने सिरे वाली होती हैं। ये एक बड़ा मटमैले रंग का भी होता है और इसका जो फ्लावर होता है वो पेंटामेरस होता है, मीन्स 5 के समूह में होता है और ज़्यादातर एक्सिलरी अम्प्लिकेट काइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर जो बाह्य दलपुंज होता है वो उपस्थित होता है और ये जनवरी से जून में लगते हैं। इसका जो फल होता है वो पीले, लाल या भूरे रंग का होता है। अश्वगंध जो है मूल कंदल वो पीले रंग की होती है ज़्यादातर, जिनमें एल्कलॉइड बहुत उपस्थित होते हैं और ये इसके एल्कलॉइड्स ही हैं जो मेडिसिनल यूज में लिए जाते हैं। कभी कभी ये ल्यूसिड येलो कलर का भी पाया जाता है और इसका अगर हम बॉटनिकल कैरेक्टर्स तो देख चुके हैं, अगर हम इकोलॉजिकल कंडीशंस देखें इसकी तो अस्कंद के पादप को थोड़ा ड्राई कंडीशन चाहिए होती है और गर्म जलवायु में ये बहुत अच्छी तरह वृद्धि करता है। ड्राई एरियाज में या जहाँ हॉट टेम्परेचर क्लाइमेट है, हल्की बालू रेत में, दोमट मृदा में ये बहुत अच्छे से इसके लिए बहुत अच्छी उपयुक्त सॉइल है। दूसरी सॉइल में जैसे कंक्रीट या बालू में यह उग जाता है। इसके लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत इजीली उगने वाला पौधा है। ये 1-2 बार साधारण जुताई पर्याप्त होती है, 1-2 बार ही कर लो उससे ही ये तो अच्छे से लग जाता है। और अगर हम देखें इसके लिए तो इसका जो प्रोपोगेशन है वो सीड्स के द्वारा होता है और फलों को सुखा के इसके सीड्स प्राप्त किए जाते हैं। बीजों को तैयार किया जाता है। जब वर्षा ऋतु होती है तब ये खेतों में सितंबर अक्टूबर के महीने में ये बीजों को बोया जाता है। ज़्यादातर सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है, आराम से ड्राई एरियाज में उग जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हल चला करके या खुदाई कर इसकी मांसल मूलों को जो है उखाड़ लिया जाता है। इन्हें साफ कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, टुकड़ों को सुखाकर काम में लिया जाता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रूट्स बहुत काम आती हैं। इसकी जो इसके अंदर जो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं वह सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिनाइन एंड विधानाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स हैं। इसकी मूलें हल्के पीले रंग की होती हैं, थोड़ी झुर्रीदार होती हैं और खुरदरी होती हैं, स्वादहीन होती हैं, थोड़ी सी ब्रिटल भी होती हैं। ताज़ा अवस्था में इसके अंदर जब ये हम नई नई खेती में से इसको उखाड़ते हैं जड़ों को, तो इसमें से अश्व जैसी, घोड़े जैसी स्मेल आती है, इसीलिए इसको अश्वगंधा कहा गया है।
मूलों में जो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये जो इसके एल्कोलॉइड्स हैं इनको मेडिसिन के रूप में बहुत काम में लिया जाता है। अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये हाई कफ में जब बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो तभी भी बहुत यूज़ किया जाता है। फीमेल डिसऑर्डर को ठीक करने में काम में लिया जाता है। स्किन डिजीजेस, अल्सर्स, बॉयल्स, मतलब फोड़े फुंसी और इन्फ्लेमेशन और रिड्यूसिंग पस फॉर्मेशन में इसके मेडिसिन को या एल्कलॉइड्स को बहुत यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है जो ज़्यादातर लोग बहुत करते हैं इसको, वो है रोमेटिक पेन। जो पाँव के अंदर जो दर्द होते हैं उसमें इसके तेल की मालिश की जाती है और जो इसका जो रूट्स होती हैं उसका पाउडर बना करके उसको खाया जाता है, पाउडर को खाया जाता है। उसको जो है ये रोमेटिक पेन में यूज किया जाता है। इसकी जो मूलें बहुत शक्तिवर्धक होती हैं। इनका चूर्ण जो होता है वो टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है और इसको लिकोरिया में भी यूज करते हैं। और इसको जो मतलब जो है बच्चों को दूध के साथ इसका चूर्ण भी दिया जाता है। और इसका प्रसिद्ध नारायण तेल का एक नारायण तेल आता है, बहुत बहुत फेमस तेल है वो नारायण तेल। और उसके अंदर तो इसको रोमेटिक पेन में जरूर यूज किया जाता है। इससे मालिश करते हैं तो उसमें पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। और बहरे पेन में भी इसको यूज किया जाता है। अब हम पेपेरोस सोमनिफेरम के बारे में अगर हम बात करें तो पेपेरोस सोमनिफेरम भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन प्लांट है। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। पेपेरोस सोमनिफेरम को अफीम भी कहा जाता है, ओपियम भी कहा जाता है। और ये फैमिली पेपेरेसी को बिलोंग करता है। ये एनुअल हर्ब है। ये जो है विश्व में अनेक भागों में सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी यूज किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं और एक्सटिपुलेट होती हैं और अवरंत मीन्स सेसाइल होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं और लोब्ड होती हैं। और इसका जो वो है, अगर हम देखें इसकी जो ये बॉटनिकल करेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। इसका अगर हम देखें इन्फ्लोरेसेंस तो वो सॉलिटरी टर्मिनल होता है। मीन्स एक में एक बार एक ही सबसे ऊपर जाकर के ये टर्मिनेट कर देता है उस ब्रांच को और वो सॉलिटरी एक ही फूल लगता है। इसका जो फल होता है वो कैप्सूल के रूप में होता है। ये फल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सुंदर भी बहुत होता है। ये विकास बहुअंडपी होता है, अंडपी अंडाशय से होता है। तो ये सारा इसका जो है पेपेवर के बारे में था। और अगर हम पेपेवर के बारे में और देखें तो हम जानेंगे कि इसका जो है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं पहले बोलना भूल गई थी, पहले बॉटनिकल कट शुरू कर दिए थे। इसका अगर हम देखें तो अफीम की खेती जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया में, साउथ वेस्ट एशिया में इस पौधे को सुमेरियंस या हुलग्रे जॉय प्लांट के नाम से जाना जाता था। सुमेरिया के लोग इसे एसिरियंस तक, उन्होंने इसको एसिरियंस और इजिप्ट तक पहुंचाया। और जैसे जैसे लोगों को अफीम के बारे में पता चला हर देश में इसकी खेती होने लगी और एशिया से चीन तक भी पहुंची और सिल्क रूट के तक ये वहां पहुंच गई। अभी फिलहाल अगर देखें इसके जो है ओपियम जो है मैक्सिमम देश, बहुत ही देश इसको हर देश इसको जो है इसकी खेती कर रहा है। परंतु मुख्य देश इसके मेक्सिको, पोलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी इसकी खेती, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, इधर इसकी खेती खूब की जाती है। भारत में कुछ राज्य जैसे राजस्थान, दक्षिण पूर्वी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में इसकी खेती अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल तक होती है। ये सब इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। अगर हम कल्टीवेशन देखें इसका तो अफीम की खेती मतलब ऑलमोस्ट सभी सॉइल में हो जाती है, परंतु लोमी सैंड जो होती है इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और ये अगर वाटर लॉग, जो इसकी जो सॉइल होती है वो वाटर लॉग नहीं होनी चाहिए। खेती के लिए कार्बनिक
खाद और नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उसकी। ये विश्व के रिमोट इलाकों में भी आसानी से उगाई जा सकती है। ये ड्राई एरिया, सब ट्रॉपिकल जलवायु में अच्छी तरह वृद्धि करता है। तो ये इसका, और अगर हम इसके कल्टीवेशन के बारे में जाने तो पेपरोसोनियम की खेती जो है अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं ज़्यादातर, और मार्च अप्रैल में इनसे अफीम प्राप्त कर ली जाती है। और ये सैंडिडो में बताई चुकी हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से होती है। अगर हम अब इसके कलेक्शन के पहले तो हम एक्सट्रैक्शन देखें इसका, कि इसको कैसे कलेक्ट करें, एक्सट्रैक्ट निकाल करके कैसे इसको कलेक्ट करें। तो पेपर से रेजिन लेटेक्स निकाला जाता है, एक लेटेक्स निकलता है। इसके इमैच्योर कैप्सूल की भित्ति को एक चाकू से उसको एक इंसिजन या चीरा दे देते हैं, और उससे फिर लेटेक्स निकाला जाता है, रेजिन लेटेक्स कहते हैं उसको। ये चीरा ज्यादातर शाम का टाइम या सूर्य के जस्ट पहले लगाया जाता है। चीरे से जो छोटे छोटे बूंदों के रूप में कैप्सूल की सतह पर वो जो है अंदर से लेटेक्स बाहर आ जाता है और उस पर एकत्रित हो जाता है। ये लेटेक्स जो है सूर्योदय से पूर्व एकत्रित कर लिया जाता है, मतलब सूर्य अस्त से पूर्व तो कट लगाया जाता है, और सूर्योदय से पूर्व इसको एकत्रित कर लिया जाता है। चीरा लगाने की जो प्रोसेस होता है, उपयुक्त अंतराल के पश्चात 3 या 4 बार दोहराई जाती है। कई बार इसको दोहराया जाता है, क्योंकि एक बार में सारा लेटेक्स बाहर नहीं आता। और लेटेक्स को जो धातु अथवा मिट्टी, मतलब पोरस बर्तन में रखा जाता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र बर्तनों में इसको रखा जाता है। लेटेक्स से सूखने पर एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है, प्राप्त होता है, जिसे रॉ ओपियम या कच्चा अफीम भी कहा जाता है। इसमें एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। लेटेक्स के अगर हाथ से छोटी छोटी गोलियों और टिक्कियों के रूप में पत्ती से लपेटकर धूप में सुखा लिया जाता है। फिर पहला चीरा लगाने के बाद 1000 कैप्सूल से लगभग 30-50 ग्राम अफीम प्राप्त हो जाती है। तो इससे इस तरह से जो है कच्चे अफीम से लगभग 35 एल्कोलॉइड्स प्राप्त होते हैं। जो कुछ इसके अलावा कुछ गोंद भी, रेजिन भी, रबड़ भी, तेल भी, नमी भी इससे प्राप्त होती है। कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिलते हैं। तो जो इसके इम्पोर्टेंट एल्कोलॉइड्स है, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्फिन बहुत कॉमन और बहुत अत्यधिक मेडिसिन में यूज की जाती है। आप मेडिसिन के जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके रैपर पे देखेंगे तो अधिकतर मॉर्फिन का नाम लिखा ही जाता है। नॉर्स्केपिन, पेपावरिन, कोडीन, थेबिनाइन एंड नार्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स हैं। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में देखें तो इसका तो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। पेपरोसी के पादप में जब ये इसका जो वो होता है फल, जो इमेच्योर फल होता है, उससे लेटेक्स ओपियम निकाला जाता है। इस लेटेक्स में कई एल्कोलॉइड्स जो मैं बता चुकी हूँ आपको, वो ज़्यादातर स्पाज्म में, पेन को रिलीव करने के लिए उसको यूज किया जाता है, और कोल्ड एंड कफ में। और इस बहुत साल पहले मेसोपोटामिया में लोगों ने इसकी औषधीय आनंद देने के गुणों के बारे में बताया था। तो अगर हम और देखें इसके पेपर के बारे में, तो अफीम का उपयोग जो है नींद नहीं आती तभी भी यूज किया जाता है। थोड़ा सा इससे वो सडेशन होता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि सडेशन के अंदर नींद बहुत अच्छी आती है। ये सेडेटिव प्रभाव डालता है। और कोडीन सल्फेट व कोडीन फॉस्फेट खांसी ठीक करने के लिए यूज में लेते हैं। इनका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा जो है बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में ही इसको लेना चाहिए, नहीं तो नोजिया महसूस होता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो जरूर लेने चाहिए। और ये एब्डोमिनल क्रैम्पिंग में भी बहुत काम आता है। और डिलीवरी से पहले, लेडीज़ के डिलीवरी से पहले इसको यूज़ किया जाता ताकि इजीली डिलीवरी हो जाए। और अफीम के जो बीज है उसको खसखस कहते हैं,
और इस खसखस को कई टेस्टी जो सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए भी काम में आता है। उसके अलावा खसखस को जो है इसका खसखस को का शरबत बनाया जाता है, गर्मियों में पिया जाता है, जो शरीर को और दिमाग को ठंडक प्रदान करता है और जो है दिमाग को अच्छा भी रखता है, हेल्दी भी रखता है। थैंक यू।